चलो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपके भैया आ चुके हैं आज हिंदी की ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के पूरे 100 और बहुत ही कम समय में मात्र 30 मिनट्स में क्लास को करेंगे फिनिश। तो आज के क्वेश्चन आएंगे आएंगे नहीं, आज के क्वेश्चन जाएंगे बंदूक के गोली की तरह धाए 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 निकलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आएगा बहुत ही मजा। आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है ताकि आपके दोस्त का भी भला हो सके और एग्जाम से पहले भी देख सकते हो दोस्त, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं ना, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट छांट कर लाए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानूनी व्यवस्था। तो सबको पता है सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या होती है। कहोगे गुरुजी सच्चे लोकतंत्र की पर्याय होती है भाईचारा। क्या होती है बाबू? भाईचारा होती है। आंसर हो जाएगी सी। चलो आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर ने किस भाषण का संपादित अंश है? यानी ये किस भाषण में इस ये चैप्टर का जिक्र किया गया, यानी इसमें जो भी बातें लिखी गई है कौन से भाषण का अंश है, किस भाषण का पार्ट है? तो कहोगे सर द कास्ट इन इंडिया, नहीं ये नहीं होगा। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। एनहिलेशन, हाई होगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आंसर हो जाएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विद्यालय से किया है? तो ये सबको पता है पटना विश्वविद्यालय, बी आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। नलिन बिलोचन शर्मा जो है कहां से एमए किए हुए हैं? तो पटना विश्वविद्यालय से एमए किए हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई है? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई है, फटाफट आप लोग को बताना है। तो आप सबको पता होगा सर जी, ये 1961 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई है बाबू? 4 का सी 1961 ईस्वी में। 5वां नंबर प्रश्न, रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि, चित्रलिपि, वर्णनात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। भाई रोमन लिपि जो है ना वर्णनात्मक लिपि है। कैसा लिपि है? वर्णनात्मक लिपि है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन सी 6 नंबर है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। छह किस में आता है? फटाफट कमेंट करके बता दो भाई मेरे, छह किस में आता है? तो कहोगे गुरुजी छह आता है किसी संयुक्त वर्ण में आता है। किस में आता है? संयुक्त वर्ण, सी हो जाएगा आंसर। 7वां प्रश्न है बाबू, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर, स्थिर तो कहोगे गुरुजी स्थिर ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा। आंसर बी हो जाएगा। स्थिर क्या हो जाएगा बाबू? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घी कौन सी संज्ञा? अरे बुड़बक, ये तो सबको पता है, नापने तौलने का इस्तेमाल करते हैं। घी आपका क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी 8 का हो जाएगा आपका डी। चलो अगला प्रश्न, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला हुआ था? अरे तो बहुत गजबे क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स को किस कहानी में इसका जिक्र किया गया है? तो कहोगे गुरुजी इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है आपके भारत से हम क्या सीखे इस कहानी में। भारत की विशेषताएं के बारे में बताई गई है इस कहानी में। बहुत मजेदार कहानी है, पढ़िएगा जरूर। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ अब तक जो निष्कर्ष निकला गया है उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत या लैटिन। तो कहोगे सर सबसे अहम भाषा जो है हमारा संस्कृत है। सबसे अहम भाषा क्या है? तो गुरुजी संस्कृत है। 10 का सी। 11 नंबर, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो गुरुजी मैक्स मुलर जो है सबसे प्राचीन भाषा किसको बोला है? तो संस्कृत को बोला है। किसको बोला है बाबू? संस्कृत को। यह सबसे प्राचीनतम भाषा माना गया है। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना है? तो कहोगे सर दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। मस्त क्वेश्चन है और इस पे हम ऑब्जेक्टिव भी बना करके डाले हुए हैं, वो शॉर्ट्स वीडियो जाकर के देख लेना। दधीची की मुनि के हड्डियों से बना हुआ ये देवताओं के राजा का वज्र दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मुले या अशोक वाजपेयी या महात्मा गांधी। कहोगे सर जी अशोक वाजपेयी द्वारा रचित ये कहानी है। कौन सा? कल्पलता। कल्पलता ये जो रचित है ना, ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का हो जाएगा उत्त जोड़ जल उज्ज्वल हो, उत्त जोड़ ज्वल ना होगा, उत्त जोड़ ज्वल होगा। उत्त जोड़ ज्वल, उत्त जोड़ ज्वल क्या हो जाता है? उज्ज्वल हो जाता है। उत्त जोड़ ज्वल उज्ज्वल बन जाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 14 का डी। अगला प्रश्न है बाबू 15 नंबर, देख लो यहाँ पे, तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में, तृष्णा में कौन सी संधि है? तो कहोगे सर तृष्णा में व्यंजन संधि है। तृष्णा में कौन सी संधि इंक्लूड है? तो कहोगे सर जी व्यंजन संधि है तृष्णा में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग। तो कहोगे गुरुजी सदाचार में भी व्यंजन संधि है। सदाचार में भी क्या है बाबू? व्यंजन संधि है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा।
तिरस जोड़कार नहीं, तिरह जोड़कार, तिरह जोड़कार ये हो जाएगा आपका, तिरह जोड़कार तिरस्कार। आप सबको पता है जब विसर्ग संधि आता है तो विसर्ग हटता है तो स्व में बदल जाता है, तो तिरस्कार हो जाएगा तिरह जोड़कार। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में बाबू गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था, जो आप सबको पता है गुणाकर मूल्य जी भारत सम 81 की इस कहानी के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, अरे तो गजबे क्वेश्चन, तो बच्चा बच्चा को पता होगा गुरु जी, भीमराव अम्बेडकर का, इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है किसमें? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके निर्माण में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सबके सामने, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? ये तो सबको पता है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो भाषा मराठी होगी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा मराठी, 20 का आंसर बी मराठी भाषा। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? अरे गजबे, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, बहुत मस्त नाम था बाबू, दिल बहादुर नाम था, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, डी आंसर हो जाएगा। हाई तीन गो से हमें कोई मतलब नहीं है, दिल बहादुर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बहादुर किससे, किसके मार से भागकर लेखक के घर आए थे? तो वो अपने माँ से पिटाया था ना, तब जाके लेखक के घर आया था, माँ से पिटा करके। किससे पिटाया था? तो माँ से पिटा करके लेखक के घर आया हुआ था और नौकरी कर रहा था। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो कहोगे गुरु जी पंकज में द्विगु समास है, द्विगु नहीं, सॉरी माफी चाहते, बहुब्रीही समास है। पंकज में कौन सा समास है बाबू? बहुब्रीही समास है। पंकज में कौन सा समास है बाबू? कहोगे गुरु जी बहुब्रीही है, डी। किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जब अव्ययी भाव समास होता है ना, उसका प्रथम पद जो होता है, उत्तम पद, प्रथम पद और उत्तम पद होता है, तो प्रथम पद अव्यय होता है आपका। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म में कौन सा है? कर्मधारय समास है। धर्माधर्म में कौन सा समास है बाबू? कहोगे गुरुजी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्राप्त अंक में समास कौन है? प्राप्त अंक, प्राप्त अंक में कौन सा होगा? अव्ययी भाव और द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष, क्या होगा? फटाफट बता बुआ, प्राप्त अंक में क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी, तत्पुरुष समास। प्राप्त अंक में कौन सा समास होगा बाबू? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्य की? तो बिल्कुल नहीं, परिश्रम होने से कोई फायदा नहीं है, प्रतिभा आपके अंदर होना चाहिए, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर अगर जानकारी है किसी चीज का, अगर आपके अंदर अच्छा खासा नॉलेज है, आपके अंदर दिमाग है, तो आप साहित्य के निर्माण में सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हो। अगला क्वेश्चन है बाबू, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? कहोगे सर सी, 1917 का जो रूसी क्रांति है ना, 1917 का, उसमें ये परिवर्तन दिखने को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को किससे महारत हासिल था? अरे ये तो गजब है, कथक में पंडित बिरजू महाराज, कथक में इनको महारत हासिल था, नर्तक थे और कथक डांस करते थे ये खास करके। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब साहब के यहाँ नाचने चले गए थे? तो 6 वर्ष की उम्र में। क्या वर्ष की उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में। ये स्टोरी सुनिएगा, हमने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा एक बार, बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो कहोगे गुरु जी उपासना में उपसर्ग है, उपसर्ग है उपासना में। मस्त क्वेश्चन। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो कहोगे सर निर्यात में निर जो है ये आपके उपसर्ग प्रयुक्त है, निर्यात में निर उपसर्ग आपके प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो निखिल में बाबू क्या हो जाएगा आपका? नी हो जाएगा। निखिल में क्या हो जाएगा बाबू? नी उपसर्ग प्रयुक्त है, नी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, परिकीर्ण, परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परिकीर्ण में, तो गुरुजी परिकीर्ण में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया, परि, क्या ठीक है, परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ए। अगला आंसर होगा बाबू, कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा हो गया? तो कर्तव्य, तव्य में होगा बाबू तव्य, तव्य, कर्तव्य में तव्य प्रत्यय आपका इस्तेमाल किया गया, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ जो था उसको क्या कहते थे? ला शत्रुज, ला शत्रुज कहते थे बाबू, ला शत्रुज। ठीक है, जो ईसाई मठ था ना, आपको पता होना चाहिए किस कहानी में जिक्र किया गया है? तो अविन्यो जो है, अविन्यो शहर के बारे में जो बताया हमारे लेखक साहब, उसमें ये ला शत्रुज मठ के बारे में बताया गया जो ईसाई मठ है। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी, गदखंड किसकी कृति है? तो नदी के किनारे भी नदी, ये किसकी कृति है बाबू? अज्ञे की, अशोक वाजपेयी की, या शांति प्रिय द्विवेदी की, या यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र की? तो यहाँ ऐसा हो जाएगा बाबू बी, अशोक वाजपेयी की।
क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, और इन्हीं का लिखा हुआ है अभिन्यो अशोक वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ये गिरधर लाल को। ठीक है, सेन साहब किसको फटकार लगाई थी बाबू? गिरधर लाल को फटकार लगाई हुई थी। ठीक है, किसके वजह से? तो बेटा गलती किया और डांट कौन सुना था? तो पिता डांट सुना हुआ था। अगला प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो ये मकान के नीचे खड़ा हुआ था बाबू। संतु जो है भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हुआ था। बहुत लोग पेड़ के नीचे लगा देते, गलती आंसर है। झोपड़ी के नीचे भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, मकान के नीचे होगा। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न क्या होगा? पिताजी किससे नाराज थे? संतु से, भगु से, नरेंद्र से या मछली से? तो ये नरेंद्र से नाराज थे, नरेंद्र को गरियाए हुए थे कि साले अगर घर में टप जाए तो हाथ गोड़ तोड़ के फेंक देना। बहुत ही मजेदार है कहानी, आप देखिएगा, मछली चैप्टर पढ़िएगा जरूर। यतेंद्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी है? गिरिजा देवी के बारे में गिरिजा पुस्तक लिखी है बाबू। ए आंसर होगा 41 का ए। अगला प्रश्न है 42, खिलाड़ी में कौन सा प्रयोग किया गया है? तो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय हाई तो होगा नहीं, मृत्युंजय हाई सी सही है, ये एकदम से सी सही है, हाई गलत है, ये भी गलत है, मृत्युंजय सी सही है आपका। ठीक है, हर्षऊ होगा, दीर्घऊ नहीं होगा, यब है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 44 नंबर, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करना है। निदर्शन, निदर्शन, निदर्शन हाई आंसर सही होगा, सी निदर्शन, निदर्शन ये तो होगा नहीं, निदर्शन होगा आपका आंसर, सी सही है, निदर्शन। अगला, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें सही शब्द कौन है बाबू? देखो, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता डी आंसर हो जाएगा बाबू। अस्पृश्यता डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है बाबू 46 नंबर, यतेंद्र मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से शुरू किया? तो यह 1999 से बिमला देवी फाउंडेशन का शुरू किया हुआ था, 1999 से। अगला प्रश्न है बुआ 47 नंबर, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास या चरित्र निर्माण? कहोगे सर जी चरित्र निर्माण होना चाहिए। इंसान का चरित्र निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने से पहले। अगला प्रश्न है, कोई सांस्कृतिक कब तक जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों का स्वयं से समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, अगर वह नवीनतम की प्राप्ति करे। तो बाबू आंसर होगा अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की ये कर दे, कोशिश करना शुरू कर दे, तो वो कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 49, सिख धर्म के प्रवर्तक थे बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? बताओ फटाफट। तो कहोगे गुरु जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे वो गुरु नानक थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी हुई थी, और सिख धर्म की शुरुआत मतलब कि जो गुरु है वो यही है, गुरु नानक। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू 50 नंबर, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? अकबर से। ये तो बहुत सबको पता है बाबू, अकबर से हुई थी। नहीं सॉरी, अकबर से नहीं, बाबर से। ये पहलका बाबर ना था, अकबर तो बाद में ना आया था, पहलका बाबर था, बाबर से इनको भेंट हुआ था, अकबर से नहीं हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू 51 नंबर, रसखान किस प्रकार की रचना से सिद्ध थे? दोहा, सोरठ, कविता, सवैया छंद? और गुरु जी सवैया छंद से क्या थे? सवैया छंद से ये सिद्ध थे। अब उसके बाद क्या करना है बाबू 52 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है बाबू। एक चाय का प्याला लाओ, उसने भाषण किया, सभा में प्रत्येक सदस्य की यहू राय थी, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। नहीं, यहां हो जाएगा आंसर आपका एक चाय का प्याला लाओ, एक आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, आपके रुपए सधन्यवाद प्राप्त हुए, ईश्वर के अनेकों रूप है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा बाबू सी, ईश्वर के अनेकों रूप है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर के अनेकों रूप है, ये आपका सही शब्द है, सॉरी अशुद्ध वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, उसने उन्हें समझ में आ जाएगा, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। तो बाबू यहाँ डी आंसर हो जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है, मुझे अपनी पुस्तक देकर के जाना, यही आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं बाबू, जेल का लिंग निर्माण करे। जेल का निर्माण क्या होगा? तो जेल सर पुलिंग है, जेल क्या है बाबू? पुलिंग है। अगला प्रश्न 56, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई? मुक्ति की, भगवान प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। कहो सर जी, ब्रजभूमि निवास की। कैसी? तो ब्रजभूमि निवास की। अगला प्रश्न है 57, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? तो प्रेम के पीर का कवि बाबू प्रेमघन को कहा गया है बाबू। नहीं, प्रेमघन नहीं, प्रेमघन तो ये प्रेम का पीर नहीं, घनानंद को कहा गया है प्रेम का पीर। ये अक्सर कंफ्यूजन होता है, प्रेमघन और घनानंद, ये दोनों प्रेम से संबंधित ही कविता लिखते हैं, लेकिन घनानंद को प्रेम का पीर कहा गया है। ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा होता। अति सुगो प्रेम को मार्ग है, ये कविता आप सबको पता होना चाहिए। सुजान सागर के रचनाकर है रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन या घनानंद? तो कहोगे सर जी सुजान सागर के रचनाकर है घनानंद, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बबुआ, मोहन डैश चतुर है? रिक्त स्थान की, तो मोहन बहुत चतुर है बाबू, बहुत चतुर है मोहन, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन की जो रचना है बाबू किस नाम से संग्रहित है? सर्वस्व सरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्व या प्रेमघन साहित्य? साहित्य बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा बाबू? 3, प्रेमघन सर्वस्व, सी आंसर हो जाएगा। प्रेमघन सर्वस्व आंसर हो जाएगा आपका सी, 60 का सी। 61, जान का लिंग निर्णय करे। जान क्या है बाबू? तो पुलिंग है। बहुत बड़ा सोचता सर वो हमारी जान है, तो स्त्रीलिंग हो, बाक बुड़बक वैसा नहीं है, पुलिंग होता है, जान शब्द से मतलब रखो ना, पुलिंग शब्द है। चित्र का लिंग निर्णय करे बाबू, चित्र क्या है? तो सर जी ये चित्र स्त्रीलिंग होता है, ये चित्र क्या है बाबू? स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है 63, छत का लिंग निर्णय करे। छत का लिंग निर्णय करे बाबू, छत का क्या होगा? तो सर जी छत पुलिंग होता है। छत क्या होता है बबुआ? छत पुलिंग हो खेला, याद रख लिया। जिस पतल में खाना उसी में छेद करना, लोकोक्ति का सही यानी सही अर्थ क्या है? तो कृतघ्न होना, कृत्य होना, षड्यंत्र रचना या धूर्त बनना? कहोगे सर कृतघ्न होना, जिस थाली में खाना उसी थाली में क्या करना? छेद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुधिया देवी, सुमित्रा देवी? तो कहोगे सर ए सरस्वती देवी। ठीक है, ए होगा बाबू 65 का ए, सरस्वती देवी। अगला प्रश्न है बबुआ, पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? गंगाधर पंत, श्रीधर पंत या श्रीधर पंत? कहोगे सर गंगाधर पंत, ए आंसर हो जाएगा। पंत जी के पिता का नाम क्या है? गंगाधर पंत। अगला प्रश्न है बाबू, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो ये तो गजबे क्वेश्चन है, तो सबको पता है, नौकर की। नौकर की, लेखक के घर में नौकर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? 1930, 1931, 1932, 1933? का सर जी 1932 में किया हुआ था। किसमें किया था बाबू? दिनकर जी जो थे अपना बीए 1932 में। और एक और बात बताए, सबसे ज्यादा ना लेखक परिचय से प्रश्न पूछता है, तो लेखक परिचय को अच्छे से आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, HE स्कूल बारबीघा? तो ये सर गणेश दत्त, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। HE स्कूल बारबीघा में ये क्या रहे थे? प्रधानाध्यापक रहे हुए हैं। 69, 70 नंबर बाबू, टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह का बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना? क्या आंसर होगा बाबू? अनुनय विनय से न पसीजना, ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, टस से मस ना होना इसका अर्थ। 71 नंबर, टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रयाण करना, प्रस्थान करना, वृक्ष से आम गिरना या भारी संख्या में पहुंचना? तो कहोगे गुरुजी डी होगा, भारी संख्या में पहुंचना, मतलब कि टूट पड़ना, यानी लोग एकदम से टूट पड़ा, जैसे ही आम ये क्या बोलते हैं राशन बंटाना शुरू हुआ, लोग एकदम से टूट पड़ा। राशन में क्या बंटा रहा था पता ही होना चाहिए, खास करके युवा वर्ग के लोग गए थे, आप सोच लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बाबू, ठिकाने लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल समाप्त कर देना, गंतव्य तक पहुंचना, छिपाकर रखना, समझा देना? तो बाबू गंतव्य तक पहुंचना, ये आंसर हो जाएगा बी। है बी नहीं होगा, बिल्कुल समाप्त कर देना, ए। बिल्कुल सही बात है बाबू, बिल्कुल समाप्त कर देना, ए हो जाएगा। एकदम से गायब कर देना। अज्ञे को किस भाषा का ज्ञान था? तो इनको सभी भाषा का ज्ञान था बाबू, उपयुक्त में से सभी। तमिल भी आता था उनको, फारसी भी आता था, अंग्रेजी भी आता था। तो डी आंसर होगा 73 का डी, उपयुक्त में से सभी। 74 नंबर प्रश्न बाबू, हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला था? तो नगर के चौक पर निकला था बाबू, नगर के चौक पर निकला था। अगला प्रश्न 75 नंबर, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो वृक्ष के, पुराना वृक्ष जो है ना
उसी के बारे में ये बोले थे। बहुत मजेदार कविता है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा। वृक्ष की हत्या। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो कहोगे गुरुजी ये वृक्ष को नहीं देखे हुए थे, जब आए तब तक वृक्ष कट चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न देख लो यहाँ पे। वीरेंद्र डंगवाल की पहली कविता संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो कहोगे सर जी 1992 नहीं, 1991 होगा आंसर। क्या होगा? सी आंसर होगा, 1991 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या श्रीकांत शर्मा पुरस्कार? तो कहोगे गुरु जी ए आंसर होगा श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, आंसर हो जाएगा ए, 78 का ए। 78 के बाद बाबू 79, केस का पर्यायवाची क्या है? कच्छ, कुंतल, पसम और ये सभी। तो कहोगे गुरु जी ये सभी क्या है? केस के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, आदर्श शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गुरु जी आदर्श संतरास नहीं होगा, प्रतिमा नहीं होगा, हाई तात्पर्य नहीं होगा, कामना नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू आंसर? प्रतिमान आंसर हो जाएगा आदर्श का पर्यायवाची शब्द। 81 नंबर प्रश्न है, आली का पर्यायवाची क्या है? आली का सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी। तो गुरु जी ये सभी है, ये सभी क्या है? आली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न 82 नंबर, वर्णमाला सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं संभलता है? तो बाबू बेटे से क नहीं संभलता है। ठीक है, क नहीं संभलता है, चौखटे में आता ही नहीं है। अगला प्रश्न बाबू, बेटे के लिए अंग क्या है? तो माँ बेटा। बेटे के लिए जो अंग है बाबू, अंग को माँ बेटा समझता है, माँ है, आई गोद में उसका बेटा, बिंदुआ जो है ना उसको गोद में बेटा समझता है। अगला प्रश्न है 84, जीवनानंद दास की रचना है झरा पालक, बीजाक्षर, छोड़ा हुआ रास्ता या नदी के द्वीप। तो कहोगे सर झरा पालक, ये आपके क्या है? जीवनानंद दास का कविता है। अगला प्रश्न है बाबू 85 नंबर, जीवनानंद दास के निधानोपरांत उनकी लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो उनके मरने के बाद 100 से ज्यादा कहानियां लगभग उनकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू 86 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु कविता द्वारा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? दिनकर निराला, धर्मवीर भारती या प्रयाग शुक्ल? तो कहोगे गुरु जी मेरे बिना तुम प्रभु ये किसका है? तो ये है का धर्मवीर भारती द्वारा है बाबू, धर्मवीर भारती हिंदी में रूपांतरित। अच्छा, मेरे बिन तुम प्रभु इसको लिखने वाले रेनर मारिया रिल्के थे, यानी ये मेन जो है इसके कवि है ना वो रेनर मारिया रिल्के है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरित करने वाले व्यक्ति जो है धर्मवीर भारती है। कवि क्या सूखने की बात कहते हैं? पानी, नदी, कपड़ा या मदिरा? तो मदिरा सूखने की बात कहते हैं कवि, कि मदिरा सूख जाएगा तो आप कैसे पियोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो गुरुजी मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, एक माँ, बेटा, पतोहू और पोता, 4 आदमी। ठीक है, अगला प्रश्न 89, आरोग्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? बीमार, अशांत, निरोग या इनमें से कोई नहीं? तो कहोगे गुरुजी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, खगोल का विलोम शब्द क्या है? तो खगोल का भूगोल होता है, तो बच्चा को पता होगा, खगोल का भूगोल होता है। अगला प्रश्न बबुआ देख लो, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? तो बेटी से, बहू से। तो बहू से नहीं बनती थी, बेटा से तो बनबे करता था, अब पोता से तो और ज्यादा बनता था, बहू से नहीं बनता था, अब बेटी तो थी नहीं उसकी। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो बाबू ये ढहते विश्वास बहुत ही दर्दनाक आपदा है जो उड़ीसा से संबंधित है बाबू, सी आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है बबुआ, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन और कोसी? तो कहोगे सर महानंदा नदी के बारे में बताया गया है, महानंदा नदी, इसको महानदी भी कहते हैं, इसी के बारे में, इसी के प्रकोप के बारे में बताया गया है। ईश्वर पेटलिकर की रचना क्या है? लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास या सूर्यचंद्र? तो कहोगे सर खून की सगाई ये हमारे ईश्वर पेटलिकर का रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बाबू 95 नंबर, माँ कहानी में कौन सा पागल था? कौन पागल था? तो मंगू पागल थी। कौन पागल थी? तो मंगू पागल थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, हित शब्द का विलोम होगा, हित का शब्द क्या होगा बाबू? विहित, सहित, हितैषी, अहित हो जाएगा आपका विलोम शब्द, हित का विलोम शब्द अहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है बउआ, स्वार्थी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? परमार्थ होगा, परार्थी होगा, विद्यार्थी होगा, परावलंबी होगा? तो सर जी परार्थी होगा। स्वार्थी का विलोम क्या होगा? परार्थी होगा, परार्थी। अगला प्रश्न है बाबू 98 नंबर, 98 में क्या है? स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्फुट, सहयोग, अस्पृश्य,
स्वच्छ। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सहयोग। क्या हो जाएगा बउआ? सहयोग। 98 का आंसर हो जाएगा बी, सहयोग। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, नगर किस भाषा की कहानी है? तो सर जी नगर जो है आपके तमिल की कहानी है, तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तमिल में लिखी गई कहानी है नगर। ठीक है, जिसमें वली अमाल के बारे में बताया गया और उसकी बेटी जो है पपाती के बारे में, उसके तबियत खराब हो जाने से शहर जाती है इलाज कराने, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और शहर के लोग कैसे लूटते हैं गांव वाले मतलब अशिक्षित लोगों का, इसके बारे में बखूबी बताया गया है। 3 बेटे की माँ कौन है? मंगमा, सीता, लक्ष्मी या पपाती? तो कहोगे गुरुजी सीता है। ये 3 बेटे की माँ है। ठीक है, तो बाबू इसी के साथ हम लोग का 100 क्वेश्चन हुए पूरे। तो सबसे पहले करना क्या है बाबू? चैनल पे नया होना तो सब्सक्राइब कर दो और रोजाना लाइव क्लास हम लोग का जरूर जुड़ना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक और कमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। सर जी विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को।